ये जो प्रॉपर्टी है जिस पर हम खड़े हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी है। ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट दिल्ली के लोगों के हाथ में, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के हाथ का लगाया हुआ वो पत्थर भी है जब उन्होंने नींव डाली थी इस भवन की, अंबेडकर भवन की नींव डाली थी। हमारे देश में ख़ास तौर से दलित आंदोलन के बारे में दलित और गैर दलित दोनों बड़े अधीर हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि कोई भी आंदोलन जो है हथेली पे सरसों जैसा उगाने का है। ऐसा है नहीं। असल में अगर हम पिछले 100 सालों का विश्लेषण करें, आपको पता होगा पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने एक मोर्चा निकाला था 20-21 मार्च 1927 को। जब तक दलित आंदोलन अपनी गेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक वो अपने आंदोलन की अगली लड़ाई तय नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये हमारे आंदोलन की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम अपनी गेंस के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि हमको ताकत कहाँ से मिलेगी। पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो हमको ये समझना है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बीज बोए थे वो बीज आज अंकुरित हो रहे हैं, वो पौधे बन गए हैं, पेड़ बन गए हैं, लहलहा रहे हैं। अब उनको एक नया नॉरिशमेंट चाहिए, नया पोषण चाहिए। अब नया पोषण नए विचारों से, नए बदलाव से, नई उम्मीदों से आएगा, नई एस्पिरेशन से आएगा। तो दलितों के पास क्या कोई नई एस्पिरेशन है? अब चूंकि हम अंबेडकर जयंती, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बना रहे हैं और बहुत सारे लोग अंबेडकर जयंती बनाएंगे, जो पिछले 50 सालों से हम कर रहे हैं, तो ये हमारी जयंती अलग कैसे हो? लेकिन इस देश के दलित बुद्धिजीवी वो पेट जीवी हो गए हैं। आप मुझे बताइए कितने बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कि समाज को लेकर दिशा दिखाने की बात कर रहे हैं, वो भी राजनीति के इर्द गिर्द मूषक परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे वो इस यूनिवर्सिटी के हों चाहे उस यूनिवर्सिटी के हों। जब तक हमारे समाज के बुद्धिजीवी राजनेताओं की मूषक परिक्रमा बंद नहीं करेंगे तब तक वो नया विकल्प नहीं बता सकते। डॉक्टर अंबेडकर के लीडरशिप मॉडल में और आज के जो हमारे राजनेता हैं उनके लीडरशिप मॉडल में बहुत फ़र्क है। आज हमारे यहाँ भावनाओं को भड़काकर राजनीति की जाती है। भावनाओं को भड़काकर राजनीति नहीं होती। हमको तो अपने समाज का निर्माण करना है कि यदि हम वाकई में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ी जातियों के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को याद रखना पड़ेगा कि पहले हमें हिंदू राष्ट्र की ताकतों को हराना है, उसके बाद हमें क्या करना है हम तय कर लेंगे। ये पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता ये है, बाकी बातें उसके बाद, बाकी बातें। और मुझे लगता है कि जो भी होगा, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कुछ भी होगा वो दलितों का उतनी बड़ी हानि नहीं कर पाएगा जितना हिंदू राष्ट्र करेगा। तो इसलिए आज हमारी राजनीति को ये समझना है, और हिंदू राष्ट्र की ताकतों को अगर आपको हराना है, उन ताकतों को ना अकेली बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है, चंद्रशेखर की तो बात ही छोड़ दीजिए, और ना वो रामदास अठावले हरा सकते हैं, ना प्रकाश अंबेडकर हरा सकते हैं। कोई भी दलितों की राजनीतिक ताकत, ना तिरुमावलम हरा सकते हैं अकेले। कोई भी दलित राजनीति अकेले हिंदू राष्ट्र की ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकती। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं, या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। दिल्ली का रानी झांसी रोड और उस पे बसा ये डॉक्टर अंबेडकर भवन। जब हम दलित आंदोलन की, अंबेडकरी आंदोलन की बात करते हैं तो इस जगह का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब देश के तमाम अलग अलग स्थानों में कुछ संस्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उसी वक्त यह दिल्ली, ये जो अंबेडकर भवन है, इसके लिए भी उन्होंने कोशिश की थी, जिसके फलस्वरूप ये खड़ा है आज यहाँ पे। हमारे साथ हैं अशोक भारती, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का महीना है, अप्रैल का महीना है। ऐसे में जो एक सपना भारतीय राजनीति में दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर देखा गया था, जिस तरीके से बाबा साहब चाहते थे कि दखल हो हमारा और उसके बूते हम समाज बदल सकें, वो आखिर मुहिम कहाँ तक पहुँची है, इस बारे में हम जानेंगे। सर,
एक तो पहले इस जिस ऐतिहासिक जगह पे हम खड़े हैं इसको लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शायद यहाँ पे आए थे ना। देखिए, ये जो जगह है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर भवन कहते हैं, ये दी दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है जी। और दी दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी जी। ये जो प्रॉपर्टी है जिस पर हम खड़े हैं, जी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी है। ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट दिल्ली के लोगों के हाथ में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ का लगाया हुआ वो पत्थर भी है जब उन्होंने नींव डाली थी इस भवन की, अम्बेडकर भवन की नींव डाली थी। तो ये एक तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दिल्ली वालों के लिए देन है। अब दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली में अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग भाषाओं के, धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि दिल्ली का जो डॉक्टर अम्बेडकर भवन है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और हम लोगों को इस अम्बेडकर भवन को पूरे दलित आंदोलन का, दलित मुहिम का, इसको हमें एक जो है केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711666056 पर। तो सर, ये अम्बेडकर भवन तो केंद्र है दलित राजनीति का या फिर दलित समाज के लिए एक। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि राजनीतिक तौर पे वो समाज को जहाँ देखना चाहते थे और जिस तरीके से चाहते थे कि एक दखल हो राजनीति में और रिप्रेजेंटेशन मिले। तो आज़ादी के 75 साल की बात हो ही रही है, अमृत काल, अमृत महोत्सव का तमाम ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा के सामने हम लोग आ गए हैं, तो कहाँ तक ये आंदोलन पहुँच पाया है? देखिए, हमको एक बात समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग हैं ना हमारे देश में, ख़ास दलित आंदोलन के बारे में दलित और गैर दलित दोनों बड़े अधीर हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि कोई भी आंदोलन जो है हथेली पे सरसों जैसा उगाने का है। ऐसा है नहीं। असल में अगर हम पिछले 100 सालों का विश्लेषण करें, आपको पता होगा पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मोर्चा निकाला था 20-21 मार्च 1927 को। अभी 100 साल पूरे नहीं हुए हैं, मतलब सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई थी। हाँ, और 1927 में दलितों को सार्वजनिक जगहों पे पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज वो बिस्लेरी भी पीते हैं। आज कोई भी ऐसा तालाब नहीं है जहाँ पर जाकर वो अपना हक नहीं जता सकते। मैं जानता हूँ कि गंगा की इस तरफ अभी भी अपर कास्ट का होता है, दूसरी तरफ जो होता है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि दलित आंदोलन को, जब तक दलित आंदोलन अपनी गेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक वो अपने आंदोलन की अगली लड़ाई तय नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये हमारे आंदोलन की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम अपनी गेंस के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि हमको ताकत कहाँ से मिलेगी? पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो हमको ये समझना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बीज बोए थे वो बीज आज अंकुरित हो रहे हैं, वो पौधे बन गए हैं, पेड़ बन गए हैं, लहलहा रहे हैं। अब उनको एक नया नॉरिशमेंट चाहिए, नया पोषण चाहिए। अब नया पोषण नए विचारों से, नए बदलाव से, नई उम्मीदों से आएगा, नई एस्पिरेशन से आएगा। तो दलितों के पास क्या कोई नई एस्पिरेशन है? अब चूंकि हम अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बना रहे हैं और बहुत सारे लोग अम्बेडकर जयंती बनाएंगे, जो पिछले 50 सालों से हम कर रहे हैं, तो ये हमारी जयंती अलग कैसे हो? हम नया क्या कर रहे हैं? क्या हमारे पास कुछ नई डिमांड्स हैं, कुछ नए उद्देश्य हैं, कुछ नए विकल्प हैं? उन पर हमें बात करना, समाज को आगे बढ़ाने का नया रोड मैप क्या है? बिल्कुल। तो ये मुझे बात नहीं हो रही, नहीं, इस पे बात करना नहीं चाहते लोग। हमारे लोग जो है वो अभी भी इतिहास में उलझे हुए हैं, वो अभी भी मनुस्मृति में उलझे हुए हैं, वो अभी भी अनर्गल बातों में उलझे हुए हैं। हम क्या करते हैं कि इतिहास में कोई एक छोटी सी बात कर लेते हैं, उसी का गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। सवाल इतिहास के गुणगान का नहीं है, सवाल इतिहास के कूड़ेदान में कूड़ा खरोचने का नहीं है। सवाल ये है कि जिस चीज़ हमने जो नींव रखी है अपने संघर्ष से, अपनी गेंद से जो हमने नींव रखी है, उस नींव पर एक विशालकाय बड़ा भवन कैसे बनाएं। तो सर, आप प्रॉब्लम कहाँ देखते हैं? दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं
माफ़ी चाहता हूँ हमारे देश के बुद्धिजीवियों से, खासतौर दलित बुद्धिजीवियों से, लेकिन इस देश के दलित बुद्धिजीवी वो पेट जीवी हो गए हैं। आप मुझे बताइए कितने बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कि समाज को लेकर दिशा दिखाने की बात कर रहे हैं, वो भी राजनीति के इर्द गिर्द मूषक परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे वो इस यूनिवर्सिटी के हों चाहे वो उस यूनिवर्सिटी के हों। जब तक हमारे समाज के बुद्धिजीवी राजनेताओं की मूषक परिक्रमा बंद नहीं करेंगे तब तक वो नया विकल्प नहीं बता सकते। क्योंकि थॉट तो वहीं से आना है, वो उनका काम है। उनका काम यही है कि वो जो हमारी एस्पिरेशंस हैं उसको फलक पे ले जाएं। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे बुद्धिजीवी, आप जाकर देखिए ना, जब नेताओं से हमारे बुद्धिजीवी मिलते हैं तो ऐसे बिछ जाते हैं उनके नीचे कि जैसे उनका अपना कोई सम्मान नहीं है। और नेता ऐसे हमारे अनपढ़ और मूर्ख और जाहिल हैं जिनको समाज के बारे में 10 चीज़ें नहीं पता। कुछ लोग गाली अच्छे भी गलौज हैं। के लोग, कुछ एक लोग तो हमेशा सब जगह अच्छे होते हैं, वो अपवाद होते हैं। तो मैं अब हम जब ज़्यादातर लोगों की जो, तो हमें ये समझना है कि डॉक्टर अंबेडकर के लीडरशिप मॉडल में और आज के जो हमारे राजनेता हैं उनके लीडरशिप मॉडल में बहुत फ़र्क है। आज हमारे यहाँ भावनाओं को भड़काकर राजनीति की जाती है। भावनाओं को भड़काकर राजनीति नहीं होती। हमको तो अपने समाज का निर्माण करना है। हम एक वंचित समाज से आते हैं, हमारे पास बहुत सारे हक हकूक़ नहीं थे, हमारे वंचनाएं, जैसे मान लीजिए अभी भी हमारे समाज की 50% महिलाएं अशिक्षित हैं, अंगूठा टेक हैं। ये बड़ा, जिस समाज की 50% महिलाएं अशिक्षित रहेंगी उस समाज के 50% बच्चे शिक्षा का महत्व नहीं जान पाएंगे। ये बात हम सोचते नहीं हैं। बिल्कुल, जो एक रोड में बाबा साहब ने कहा था कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो परिवार शिक्षित होगा। दूसरा कि अभी जो हम देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि नए मीडिया का बहुत असर है, डिजिटल इंटरवेंशंस का बहुत असर हो रहा है, इंटरनेट का बहुत असर हो रहा है। हमें समझना है कि डिजिटल जो इंटरवेंशंस है वो हमारा औजार है, वो हमारा फुल टाइम काम नहीं है। लेकिन हमारे लोग, बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक सब अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप किस काम के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे और कब इस्तेमाल करेंगे। मतलब जाइए, थ्रो करिए, फिर आइए अपने काम में लग जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। अब जैसे मान लीजिए नए तरीके के रोज़गार आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया आ रहा है, नए, तो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में ये जो नया एकदम ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हुआ है, इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। हम कैसे, स्टार्टअप्स की और ज़माना है, तो हमारे पास तो बहुत जेन्युइन आइडियाज़ हैं हमारे समाज के लोगों के पास, लेकिन वो जेन्युइन आइडियाज़ को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। ये तमाम बातें, बहुत सवाल मुझे लगता है, और हमारे समाज को सोचना चाहिए। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, 1 साल पहले करीब, हम लोगों ने दलित राउंड टेबल का एक प्रयास शुरू किया था। उसका मकसद यही था कि हम कैसे जो जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जो समाज में एक इनर्शिया आ गया है, उस इनर्शिया को हम एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स लगा के कैसे डिस्टर्ब करें। तो मुझे लगता है आज हमारा समाज एक इनर्शिया में है, उस इनर्शिया को तोड़ने का वक्त आया है। तो और क्या बदलाव होने चाहिए? अब जैसे मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे को मिले, उनकी लड़की ने BSc कर लिया, MSc कर लिया, वो कह रहे थे मैं उसको PhD करा देता हूँ। मैंने कहा फिर वो ज़िंदगी में काम कब करेगी? क्या उसने ये तय किया था जब उसने BSc में दाखिला लिया था, तब क्या उसके दिमाग में एक खाका साफ था कि वो कितना समय देगी? मैंने कहा आप गरीब परिवार से आते हैं और आप, ठीक है सरकार की कुछ फेलोशिप मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन हमारे समाज के बच्चों को ये समझना है कि अगर उसने जिस दिन से वो रोज़गार करने लायक हो गया, उसको अपने आप को रोज़गार की मार्केट में डाल देना है। उसके बाद उसको तय करना है उसको कैरियर के किस क्षेत्र में जाना है। उसको राजनीति में जाना है, उसको सामाजिक क्षेत्र में जाना है, उसको प्रोफेशनल बनना है, कुछ भी बनना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप PhD मत कीजिए, आप उसको मत कीजिए, लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं और गरीब माँ बाप के ऊपर पहले BA करेंगे, फिर MA करेंगे, फिर MPhil करेंगे, फिर PhD करेंगे, फिर पोस्ट डॉक्टरल करेंगे। सरकार तो आपको पैसा दे देगी, लेकिन पोस्ट डॉक्टरल करने के बाद आपके पास क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पोस्ट डॉक्टरल के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी? वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो माँ बाप ने जो बेचारों ने
मेहनत करी करके है, उनका फल क्या है? बैक करने के लिए। अगर आप बीए करने के बाद कुछ काम करना शुरू कर देंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको क्या काम, भविष्य कहाँ बनाना है आपको। तो मुझे लगता है बहुत सारे नए दृष्टिकोण हैं जो हमें सोचना चाहिए। सर, राजनीति की बात हम लोग कर रहे थे। आज की वर्तमान वक्त की जो राजनीति है, वर्तमान वक्त की जो राजनीति है, जिसमें अगर दलित राजनेताओं की बात करें तो ठीक है, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, सक्रिय है। चंद्रशेखर अभी सक्रिय हैं, नए आए हैं राजनीतिक मैदान में, लोकसभा में पहुंचे हैं। तो कोई उम्मीद देख रहे हैं यहाँ से? दलित राजनीति मतलब अभी सबसे लोएस्ट फेज़ पे है अभी के दौर में, पिछले 20-25 सालों की बात करें तो ये इसमें स्थिति कैसे सुधरेगी, क्या होना चाहिए? देखिए, हमको ये समझना है कि ये जो दौर है ये दलितों की एक्सक्लूसिव राजनीति का दौर ख़त्म हो चुका है। अब हमें ये समझना है कि हम अपनी ढपली अपना राग करते रहेंगे या जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो हिंदू राष्ट्र की राजनीति है, उसके खिलाफ हम बाकी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील और डेमोक्रेटिक ताकतों के साथ खड़ा होकर लड़ेंगे। इस बारे में मैं आपको 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण था, ठीक है उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे भाषण दिया था जी। 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर ने, आपको पता है क्या सर? हाँ, बैठ सकते जी। बाबा साहब के चरणों में हाँ बैठते हैं जी, जी। 1942 में जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो डॉक्टर अम्बेडकर का एक बहुत ही जो है, मैं समझता हूँ कि सैद्धांतिक भाषण है उनका, वाई वी शुड विन दिस वॉर। आपको पता है उस वक्त कांग्रेस जो है, भारत छोड़ो आंदोलन था, और उधर अंग्रेज जो है नाजी और फासिस्ट जर्मनी और इटली से लड़ रहे थे। एक तरफ रशिया था और उस तरफ जो है पूरा यूरोप जो है जंग के मैदान बना हुआ था। तो उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर लेबर मंत्री थे, हैं, तो उन्होंने भाषण दिया था ऑल इंडिया रेडियो पे। वो भाषण उन्होंने कहा था कि ये जंग हमें जीतना क्यों ज़रूरी है। मैं आज वो बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमको हिंदू राष्ट्र की ताकतों से जीतना क्यों ज़रूरी है। हमें समझना है कि अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन, जितनी भी राजनीतिक ताकतें हैं जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं, और हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करने का कि हमारे समाज के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पेरोल पर हैं जो हिंदू राष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं। अगर कल आपने वक्त पर अगर आपने डिबेट और डिस्कशन देखा होगा तो आपको पता लगेगा इस बात का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम वाकई में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ी जातियों के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को याद रखना पड़ेगा कि पहले हमें हिंदू राष्ट्र की ताकतों को हराना है, उसके बाद हमें क्या करना है हम तय कर लेंगे। ये पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता ये है, बाकी बातें उसके बाद। बाकी बातें। और मुझे लगता है कि जो भी होगा, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कुछ भी होगा वो दलितों का उतनी बड़ी हानि नहीं कर पाएगा जितना हिंदू राष्ट्र करेगा। तो इसलिए आज हमारी राजनीति को ये समझना है, और हिंदू राष्ट्र की ताकतों को अगर आपको हराना है, उन ताकतों को ना अकेली बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है, चंद्रशेखर की तो बात ही छोड़ दीजिए, और ना वो रामदास अठावले हरा सकते हैं, ना प्रकाश अम्बेडकर हरा सकते हैं, कोई भी दलितों की राजनीतिक ताकत, ना तिरुमावलम हरा सकते हैं अकेले। कोई भी दलित राजनीति अकेले हिंदू राष्ट्र की ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर ये आज के वक्त की हकीकत है, ये एकदम सच्चाई है। इसलिए हमें समझना है कि कौन सी वो ताकतें हैं जो हिंदू राष्ट्र की ताकतों को हरा सकती हैं, और इस वक्त हमें व्यक्तिगत अहंकार को छोड़कर, अपनी पार्टी के अहंकार को छोड़कर, पार्टी की पोजीशन को छोड़कर आज हमें मिलजुल कर हिंदू राष्ट्र की ताकतों के खिलाफ जंग लड़नी है। और जब तक ये ताकतें हार नहीं जाती तब तक दलित राजनीति का अलग रहने का कोई मतलब नहीं रहता। 5 आखिरी सवाल है सर मेरा, 5 चीज़ें अगर बदलने को मिले आपको जिससे सब कुछ सही हो जाए, जो बाबा साहब के सपने थे समाज को लेके, राजनीति को लेके, देश को लेके, वो पूरा हो जाए, तो क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग समस्याओं के बारे में लगातार बात करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करते। देखिए, मैं लगता हूँ पहली बात तो ये है कि हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो सरकारी संसाधन है, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज़्म हो, जो भी
सरकारी एस्टैब्लिशमेंट है जो हम लोगों के पैसे से बना है, सरकारी संसाधन है। हम ये चाहेंगे, क्योंकि हमें ये समझना है कि हम एक डिसएम्पावर्ड कम्युनिटी हैं, तो हमारा पहला टारगेट है कि दलित कम्युनिटी के पास ताकत कैसे आए। और ताकत आने के लिए आपको सामाजिक ताकत भी चाहिए, आर्थिक ताकत भी चाहिए, राजनीतिक ताकत भी चाहिए, सांस्कृतिक ताकत भी। इसलिए पहला कदम हमारा ये होना चाहिए कि सरकार के संसाधनों में हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले, इस बात को सुनिश्चित करना। इसका मतलब ये है कि सरकार अगर 1 रुपया खर्चेगी तो 25 रुपया दलित और आदिवासी के विकास पे खर्च होना चाहिए, और दलित आदिवासी को ये सुनिश्चित करना है कि वो पैसा उन पर खर्च हो। पहली बात। इसका मतलब ये कि दूसरा ये कि इस देश में एक बड़ी मिसनोमर है, हमें अपनी लाइफ देखनी है, लाइवलीहुड देखना है। तो दलितों का लाइवलीहुड कहाँ से आएगा? तो दलितों के लाइवलीहुड को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इर्रेस्पेक्टिव किसकी इंडस्ट्री है, कैसी इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन चलाता है, हम मल्टीनेशनल चलाते हैं, भारत के लोग चलाते हैं, लाला चलाता है, ब्राह्मण चलाता है, दलित चलाता है, गैर दलित चलाता है, ओबीसी चलाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस, दलितों के लिए हर इंडस्ट्री में दरवाजे खुलने चाहिए, उनके आजीविका के लिए संसाधन खुलने चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि दलितों के जो बुद्धिजीवी हैं उनको सेल्फ सेंट्रिक अपने एनक्लोजर को तोड़ना चाहिए। वो असल में बन तो बुद्धिजीवी गए हैं, लेकिन वो एनक्लोजर में रह रहे हैं। वो एनक्लोजर ना उनको उनके समाज से मिलने दे रहा है, ना वो बाकी समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो मेरा अगर बस चलेगा तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं कम से कम 1 से 2 साल वो लोग दूसरे देशों में जाके समय गुजारें, जिससे वहाँ के कल्चर, संस्कृति और तौर तरीक़ों को सीखें और उन तौर तरीक़ों को फिर समाज के अंदर मेन स्ट्रीम करें। अगर डॉक्टर अम्बेडकर इतना बड़ा काम कर पाए, उसकी वजह यही थी कि वो कोलंबिया में रहे, वो ब्रिटेन में रहे, वो जर्मनी गए, तो उनका इतना बड़ा एक्सपोजर था, बड़ा होता है एक्सपोजर। तो ये एक तीसरी बात मैं करना चाहूँगा। चौथी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जो भी हमारे बच्चे 10वीं क्लास में हैं, 10वीं क्लास से हमारे लड़के लड़कियों को एक्सपोजर और आपसी मेल जोल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और केवल वो दलितों का ऑफ द दलित, बाय द दलित, फॉर द दलित नहीं, ऑफ द इंडिया, बाय द इंडिया, फॉर द इंडिया वाला पर्सपेक्टिव उनका होना चाहिए। उनको दलित होने के नाते उनको ब्राह्मणों से मिलना चाहिए, उनको बलियों से मिलना चाहिए, उनको क्षत्रियों से मिलना चाहिए। और ये बात मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, बामन बनी ठाकुरों से भी कहना चाहता हूँ, अरे तुम भी तो अपना दायरा तोड़ो। तो ये दायरे, सामाजिक दायरे कैसे टूटें, उन दायरों को तोड़ने के लिए प्रयास करें। और पांचवी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दलित सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको तो एक काम करना ही है कि आप 5 साल के लिए घर छोड़ दो और गांव देहात में जाके अलग जगाओ। बाबा साहब का जो सपना है उसकी कहानी लोगों को बताओ, उनकी प्रेरणा उनको बताओ। हमारे समाज में इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, उनकी कहानी अगर हमारे लोगों के पास पहुंचेंगी तो लोग मुंह खोल के सुनेंगे, और मुंह खोल के सुनेंगे तो उनके बच्चे उन जैसा बनना चाहेंगे। तो एक अच्छा सपना देने की जरूरत है। तो हमारे समाज के बच्चों को, गांव को, खास तौर से हमारे गांव और शहर में जो कमज़ोर लोग हैं उनको एक सपना दिखाने की ज़रूरत है कि यदि हम चाहें तो हम भी इस देश के शासक और नियंता बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो निश्चित तौर पे जो ये बातचीत थी इसमें तमाम चीज़ें निकल के आई। बाबा साहब का सपना क्या था, अभी वर्तमान वक्त में उस सपने को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और किस तरीके से अभी की हालात में, अभी की परिस्थितियों में समाज को किस तरीके से काम करना चाहिए, उसकी सोच क्या होनी चाहिए, वो तमाम सवालों के जवाब इस बातचीत में आपको ज़रूर मिले होंगे। दिल्ली के ऐतिहासिक अम्बेडकर भवन से कैमरामैन विकी के साथ मैं शुभदास, दलित दस्ता।